नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है दादाजी की अनोखी वसीयत भाग 1। गर्ग मेंशन। हाँ, यही वह जगह है जहाँ पिछले कई दिनों से बड़ी हलचल हो रही है। अरे हो भी क्यों ना, आखिर शहर के जाने माने सेठ जी के इस बड़े और भरे पूरे घर में सालों बाद बहुत ही खुशी का दिन आने वाला है। बेटियां, पोते पोती, नाती नातिन सभी अपने परिवार सहित आने लगे हैं। पर सबसे ज़्यादा इंतज़ार जिसका है वह है सेठ भगवान दास के पोते प्रफुल्ल और उसकी पत्नी निशा का। चारों ओर हो हल्ला मचा हुआ है। कोई इवेंट मैनेजमेंट टीम से उलझा हुआ है तो कोई तोहफे के लिए बाजार भाग रहा है और कोई दादाजी की स्पेशल पोशाक के लिए टेलर मास्टर को निर्देशित कर रहा है। कुल मिलाकर बहुत गहमागहमी भरा माहौल है। सेठ भगवान दास गर्ग देवास शहर का एक जाना पहचाना नाम। खेतीबाड़ी, वेयर हाउस, बड़ी कंपनी के ट्रैक्टर की फ्रेंचाइजी, रिसोर्ट्स, होटल्स के मालिक और उससे ऊपर अपने शहर के, अपने समाज के अध्यक्ष, भरा पूरा परिवार और बहुत ही सरल व्यक्तित्व। इतना सब है तो समस्या तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, पर ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ होकर भी कहीं ना कहीं अधूरापन तो है ना। 2 बेटे 2 बेटियां हैं, पर कोई भी इतना सक्षम नहीं कि आने वाले समय में उनकी गद्दी संभाल सके। हर वक्त इसी चिंता में सेठ जी घुले रहते थे। नाती पोते भी बहुत हैं, पर सक्षम नेतृत्व कर सके ऐसा एक भी नहीं। थोड़ी बहुत उम्मीद अपने सबसे छोटे बेटे के इकलौते बेटे प्रफुल्ल से थी, पर वह भी विदेश में ही बस गया था। उसने तो विवाह भी वहीं कर लिया था। यूं तो उसकी पत्नी भारतीय मूल की ही थी, परंतु जन्म से लेकर परवरिश तक और पढ़ाई से लेकर नौकरी तक सब लंदन में ही हुआ था। जिस दिन प्रफुल्ल ने अपनी पसंद और उसके निशा से मिलने और विवाह के बारे में घर पर बताया था, सेठ भगवान दास जी ने अपनी नाराज़गी प्रकट कर दी थी। होना भी चाहिए था। बड़े अरमानों से पाल पोस कर एवं उसकी जिद पर ही तो उन्होंने उसे पढ़ने के लिए लंदन भेजा था। पर वो वहीं बस जाएगा और विवाह भी अपनी मर्जी से ही कर लेगा, यह मंजूर करना भगवान दास जी और परिवार के लिए बहुत कठिन था। बहुत बार समझाया था, पढ़ाई पूरी हो गई है तो भारत वापस आ जा, पर वह कहता था उसके लायक भारत में कोई काम नहीं है। भगवान दास जी और प्रफुल्ल की यह जद्दोजहद भरी बातें आगे क्या रंग लाएंगी, यह तो समय के गर्त में छुपा है। पिछले 15 दिनों से गर्ग मेंशन में जोर शोर से तैयारियां की जा रही थी। आखिर सभी को पापा जी और दादाजी को बताना था कि उन्होंने कितना अच्छा आयोजन किया है। दोनों बेटे कल्याण जी और संभव जी पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। बहुएं भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उनको तो बहाना चाहिए बहती गंगा में हाथ धोने का। घर पर ही सुनार और बजाज को बुलवा कर गहने और साड़ियाँ पसंद हो रही थी। बड़ी बहू राधिका को तो कोई मतलब नहीं था, वह तो बस जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी। बस अपने ससुर जी की खातिर वह इस घर में थी, वरना उसका दिल तो कब का टूट चुका था। ऐसी कौन सी बात है जो राधिका के दिल को चुभ रही थी, जबकि परिवार में बहुत एका है और सास ससुर का प्यार भी भरपूर है। छोटी बहू मनिका बड़ी चतुर थी। पढ़ी लिखी तो वह ज़्यादा नहीं थी, पर समझदारी बहुत ज़्यादा थी। वही अपनी जेठानी और सास के लिए खरीदी में लगी थी। अरे जीजी, यूँ तो बई सासू जी के लिए लहंगा ओढ़नी तो इंदौर के बड़े बुटीक से बनवा ली है, पर दोनों दीदियों को, मामी जी को, बुआ जी की साड़ियाँ तो पसंद करनी ही होंगी ना। हाँ छोटी, तुम देख लो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, राधिका अनमने मन से बोली। और अपनी बहू निशा के लिए कुछ ना लेना तुझे बहू? पीछे से आती भगवती देवी जी की आवाज़ से दोनों चौंक गई। मनिका बोली, वह सारी तैयारी तो पहले ही कर ली है भाई, अब वो महारानी साड़ी तो पहनेंगी नहीं, तो उसके लिए साड़ी लेकर क्या करेंगे? मैंने तो प्रफुल्ल से कह दिया है, वह जो भी पहने बस हमारा और पापा जी की इज्जत का ख्याल करके ही पहने। हाँ, मोनिका ने व्यंग से कहा। अरे जीजी, आप कहाँ चली, यहीं बैठो ज़रा। और मनिका ने उसका हाथ पकड़कर बैठा लिया और एक एक करके सभी की पसंद से साड़ियाँ पसंद हो गई। अपने पुश्तैनी सुनार से जो गहने बनवाए थे उसमें से 1-2 गहने भगवती जी को पसंद नहीं आ रहे थे। उन्होंने उनका डिज़ाइन बदलने को कहा। दद्दा, ये बाकड़ा देखो तो कितना पुराना सा दिख रहा है, इसका डिज़ाइन बदलना पड़ेगा, भगवती जी बोली। अरे सेठानी जी, सेठ जी ने ही तो पसंद किया था, आपको तो पता है कि हम तो पीढ़ियों से आपका ही नमक खा रहे हैं। सेठ जी का बोला तो पत्थर की लकीर होता है।
मनिका बोली, दद्दा पापा जी से मैं बात कर लूँगी, आप तो बई को उनकी पसंद का ही बाकड़ा बनवा कर दो। और ये मेरी करधनी भी तो बहुत ढीली हो गई है, इस बार इसको भी छोटा कर दीजिए। अरे बहू जी, आप तो सालों से वैसी ही हो, ये नए कारीगर ने बनाई है। तो वह हंसा और सेठ जी का अंदर आना हुआ। क्या बात है रत्न सुनार, बहुत ठिठोली हो रही है। जैसे ही भगवान दास जी की आवाज़ कानों में पड़ी, रत्न सुनार तो सुट्ट हो गया। कुछ नहीं मालिक, वो तो गलती से मुंह से निकल गया। ठीक है, जो बहुएं बोल रही हैं वही डिजाइन बनवा दो, बोलकर सेठ जी अंदर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगे। दोनों बहुएं और सास एक दूसरे का मुंह देख रही थी। उनको आश्चर्य हो रहा था कि पापा जी आज बिना ना नुकुर के मान कैसे गए। तभी पीछे से आती छोटी ननद को देखा तो सारा माजरा समझ आया। केतकी, राधिका और मनिका की छोटी ननद और भगवान दास जी की सिर चढ़ी बेटी, अपनी दोनों भाभियों की लाडली, वह जो बोल दे वह न हो ऐसा आज तक नहीं हुआ। बाहर लॉन में भी बैठक चल रही थी कि संभव के फ़ोन पर बेटे प्रफुल्ल का कॉल आने लगा। संभव जी ने फ़ोन उठाया। हेलो पापा, मैं और निशा दादाजी के जन्म दिवस से 2 दिन पहले ही पहुंच पाएंगे। इधर निशा को छुट्टी नहीं मिल रही है, बहुत मुश्किल से 2 हफ्ते बाद मिल पाई है। हम ब्रिटिश एयरवेज से आएंगे, प्रफुल्ल बता रहा था और संभव जी खुश होकर हाँ कर रहे थे। हाँ, आखिर इतना बड़ा आयोजन था। आने वाली 27 तारीख को सेठ भगवान दास जी का 75वां जन्मदिवस जो था, पूरे नगर को और आसपास के शहरों से एवं राजनीति से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियों को जो निमंत्रण भेजा गया था। भगवान दास जी के दोनों बेटे राजनीति से ही जुड़े थे, परंतु सफलता और असफलता तो भाग्य में होती है, खासकर जब बात राजनीति की हो। बहुत प्रयास करने पर भी बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली थी। छोटे बेटे संभव को तो 1-2 बार पार्टी की ओर से टिकट भी मिला था, परंतु हार का ही सामना करना पड़ा। पर राजनीति में तो हार भी भुनाई जा सकती है। आपको सहानुभूति वंश या समाज के अध्यक्ष के बेटे होने का कुछ लाभ तो मिलता ही है। फिर पिता की अथाह संपत्ति तो थी ही हर बात का लाभ उठाने के लिए। बड़े बेटे कल्याण जी गर्ग यूं तो कहने को बड़े हैं और परिवार की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर होनी चाहिए, पर यह तो है मस्त मौला और रंगीन मिजाज। अपने पढ़े लिखे दोस्तों की पढ़ी लिखी पत्नियों को देखकर इनको अपनी सीधी सादी अनपढ़ पत्नी पसंद नहीं आई और अपनी शादी की 20 साल बाद एक दीवान परिवार की पढ़ी लिखी होशियार युवती से विवाह कर दूसरे मकान में रहने लगे। पहली पत्नी राधिका से 2 बच्चे थे। भगवान दास जी ने किसी तरह अपनी बड़ी बहू को अपनी बेटी मानकर अपने ही घर में रखा और उसके बच्चों का लालन पालन भी किया। उनका विवाह भी बहुत धूमधाम से किया था। आज वह सभी अपने अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, परंतु सभी की नज़रें तो भगवान दास जी पर ही टिकी हुई हैं। अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेटते ही आंखों में वह दृश्य आने लगे जब उनके पिता राजस्थान के वाडमेर गांव से व्यवसाय और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने हेतु देवास आकर बस गए थे। इंसान जैसा जैसा सोचता है, यदि वैसा वैसा ही होता जाता है तो इसे आपका भाग्य कहते हैं। भगवान दास जी भी चांदी या सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुए थे। कहते हैं लड़के भाग्य से और लड़कियां सौभाग्य से पैदा होती हैं, किंतु फतेह गर्ग जी के घर तो उनके बेटे के भाग्य और सौभाग्य दोनों से ही उनकी किस्मत का तारा चमका था और भगवान दास जी के कारण ही उनका खेतीबाड़ी का काम ऐसा चमका कि उन्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। भगवान दास जी को याद आ रहा था जब वह 18 वर्ष के हुए थे, तब उनके पिता ने उन्हें बताया था कि वाडमेर जैसे छोटे से गांव से निकलकर वह बहुत जगह गए। भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तब बहुत डर रहता था कि कौन सा इलाका दूसरे देश में चला जाएगा। तब उनके पिता फतेह जी ऐसे ही घूमते फिरते देवास आ गए। कहने को उनके पास अपनी पत्नी इमरती देवी और एक बेटी कमली ही थी। गृहस्थी के सामान में एक ऊंट और कुछ बर्तन भांडे थे। हाँ, उनकी पत्नी इमरती देवी के पास सोना और चांदी बहुत थी। उन्होंने एक बंजर पड़ी भूमि पर ही टेंट लगा दिया और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर सो गए। रात को ही उन्हें सपने में माँ चामुंडा देवी ने दर्शन देकर कहा कि यहीं इसी खेत पर खेती करो, तुझे बहुत लाभ होगा। तब भगवान दास जी होने वाले थे और जैसे ही भगवान दास जी का जन्म हुआ, किस्मत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। फतेह जी ने सबसे पहले तो उस ज़मीन के मालिक का पता किया। मालिक ने बताया वह बिना किसी रुपए पैसे के वह ज़मीन उनको देते हैं, क्योंकि वह बंजर भूमि है। अगर इस पर उनको कोई सफलता मिलती है तो वह समझेंगे कि उन्होंने दान का पुण्य किया है।
उन्होंने कुछ दिनों में अपनी पत्नी के कुछ गहने बेचकर खेती के उपकरण, हल, बैल, बीज खरीदे और फिर उसी बंजर भूमि पर दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे कुछ अनाज उगाने में सफल हुए। वह उतना ही था कि वह अपने परिवार का ही पेट भर पाता। पर यदि आपकी नियति सच्ची हो और मेहनत करने की अभिलाषा हो तो फिर समय भी आपके साथ हो ही जाता है। इधर फतेह गर्ग जी एक सफल किसान बन गए और वहीं पास में ही जमीन लेकर मकान बनवा लिया और दोनों बच्चों को पालने लगे। उस गांव में एक छोटा सा विद्यालय था, वहीं कमली और भगवान दास जी पढ़ने लगे। एक दिन मास्टर जी ने फतेह जी को बताया, मालिक, भगवान दास पढ़ने में बहुत होशियार हैं, इन्हें विदेश भेजकर पढ़ा लो, कसम से बहुत ही नाम करेंगे आपका। फतेह जी ने क्रोध में बोला, क्यों मास्टर, अपने देश में क्या पढ़ाई नहीं होती? और यहाँ इसको कोई डॉक्टर इंजीनियर तो बनाना नहीं है, किसान का बेटा है, किसान ही रहेगा, समझे? मास्टर जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप चले गए। फतेह जी ने अपनी मेहनत और लगन से एक के बाद एक कई गांव खरीद लिए। उन्होंने रकम गिरवी रख कर ही बहुत सा धन जोड़ लिया था। पर फतेह सिंह जी अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करते थे। ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी वह बिना किसी स्वार्थ के करते थे। उनका मानना था कि जिस तरह किसी ने मुझे दान में ज़मीन देकर मेरी मदद की थी, वैसे ही मैं भी किसी को परेशान नहीं देख सकता। बहुत ही कम उम्र में कमली का विवाह अपने पास के गांव में एक संपन्न परिवार में कर दिया। भगवान दास जी ने 5वीं पास की थी और उनका विवाह भगवती देवी से हो गया, परंतु गौना नहीं हुआ था। भगवान दास जी अपने पिता के बड़े ही लाड की संतान थे। भगवान दास जी की ऊंचाई 6 फीट, रंग सांवला और काठी कड़क थी। कारण था कि वह रोज वर्जिश करते थे। जब उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की तब उन्होंने अपने पिता से बुलेट की मांग की और पिता ने तुरंत ही बुलेट दिलवा दी। बचपन से ही भगवान दास जी भी अपने पिता के साथ खेती करते थे। बड़े होने पर भगवान दास जी भी अपने पिता की ही तरह मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। गांव की बहुत सी गरीब बेटियों का उन्होंने स्वयं विवाह करवाया था। भगवान दास जी की पढ़ाई पूरी हुई भी नहीं थी कि उनको गौना करवाकर भगवती देवी को लाना पड़ा। तब राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों के विवाह हो जाते थे और इस हिसाब से तो भगवान दास जी बहुत बड़े हो गए थे। भगवती देवी बहुत साधारण रूप रंग की युवती थी, जिनकी ऊंचाई भी अच्छी थी, परंतु वह बहुत दुबली पतली थी। भगवती देवी दहेज में बहुत कुछ लाई थी, सोना चांदी, हीरे के जड़ाऊ सेट, खेत, मकान और बर्तनों की तो गिनती ही नहीं थी। भगवान दास जी ने अपने पिता को मना किया था कि दहेज नहीं लेना, परंतु उनके ससुर जी ने कहा कि वह अपनी इकलौती बेटी को ही यह दे रहे हैं। बहुत से गांवों की ज़मीनें होने से वह लोग जमींदार कहलाने लगे। अब जिधर भी नज़र आती वह ज़मीन उनकी हुई थी। अपने खेतों पर उचित फसल और उसका उचित मूल्य मिले, इसलिए ग्राम पंचायत और बड़े अधिकारियों से कृषि की नई नई तकनीकों के बारे में पूछते और अपने बाबा को बताते। समय का पहिया तो अपनी गति से घूमता ही जाता है और इसी क्रम में पहले अपने पिता और फिर माता को खो देने के बाद भगवान दास जी अकेले ही अपनी जमींदारी संभालने लगे। जब पैसा अथाह होने लगता है तो ऐब भी अपना रूप दिखाने लगता है। भगवान दास जी भी शराब और शबाब के नशे में डूबने लगे। बहुत दिनों तक वह घर भी नहीं आते और बहुत रातें कोठों पर बिताते। ऐसा क्यों हो रहा था यह जानना जरूरी है। कुछ मित्र उनकी संगत में ऐसे थे जो उनकी सफलता से जलने लगे थे। उन्होंने ही उनको इस तरह की आदतें लगवा दी थी, परंतु भगवती देवी ने अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाला। बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं होने के बाद भी उनको पता था कि वह अपने पति को कैसे संभाल सकती हैं। एक दिन उन्होंने भगवान दास जी से कहा, आपको शराब नहीं पीना चाहिए। यदि पीना बहुत ज़रूरी हो तो घर बहुत बड़ा है, एक कमरे में आप वह करो जो आपको करना है, किंतु आपकी छवि समाज में बिगड़े यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। भगवान दास जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवती जी की बात मान ली, परंतु शादी विवाह या अन्य आयोजनों में उन्हें कोई रोक नहीं पाता था। भगवान दास जी और भगवती देवी का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा था। पहले बेटा, फिर 2 बेटियां और फिर एक बेटा। बस इन सभी में हंसते हंसाते जीवन की गाड़ी चलती रही। समय अपनी गति से भागता ही रहा और सभी लड़के लड़कियों की शादी समाज के दबाव में कम आयु में ही करके भगवान दास जी समाज सेवा से ऐसे जुड़े कि हर समय समाज हित में ही कार्य किए। सबसे पहले तो उन्होंने बाल विवाह को बंद किया और अपने नाती पोतों का विवाह निर्धारित आयु में करने का निर्णय लिया।
जो उस समय के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। उनके दोनों बेटों का खेती किसानी में तो कोई रुचि नहीं थी, परंतु कॉलेज में राजनीति से ऐसा सम्मोहन हुआ कि वही अच्छा लगने लगा। बिना मेहनत किए ही काम चल रहा था, पर ऐसा कब तक चलता। भगवान दास जी ने अपने दोनों बेटों को वेयर हाउस खरीद कर दिए, पर वह भी उनसे नहीं संभले, वह किराए पर उठाना पड़ा। तब उन्होंने कुछ होटल खरीदे, पर वह भी उन्होंने स्वयं नहीं चलाए और किराए पर उठाकर उसकी कमाई खाने लगे। हर बार वह कुछ नया निवेश करते और बेटे उनका मान न रखकर मनमर्जी में लगे रहते। तब उन्होंने अपने बड़े पोते को स्थानीय महाविद्यालय से ही उच्च शिक्षा देकर आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। परंतु जब सभी को बिना मेहनत की अच्छी कमाई दिखती है तो बहुत से शौक पड़ जाते हैं। बड़े पोते अंकित ने क्रिकेट के प्रशिक्षण केंद्र खोल दिए। छोटे पोते रोहन को घुड़सवारी का शौक लग गया और बस उसी में सारा समय बिताने लगा। भगवान दास जी बहुत परेशान रहते थे कि एक उम्मीद की किरण थी उनका छोटा पोता प्रफुल्ल। प्रफुल्ल बहुत ही बुद्धिमान, पढ़ने में हमेशा अव्वल ही आता। संभव जी ने उसे शहर के सबसे बड़े विद्यालय से शिक्षा दिलवाई, जहां विदेश जाने के बहुत से मौके थे। और प्रफुल्ल ने एक दिन अपने दादाजी से कह ही दिया, दादाजी यहाँ का सारा काम तो पापा, बड़े पापा और भैया लोग संभाल ही रहे हैं, मैं लंदन से उच्च शिक्षा हेतु पढ़ाई करूँगा। भगवान दास जी ने बहुत समझाया, यहीं से पढ़ लो, यहाँ भी बहुत अच्छे संस्थान हैं जहाँ तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं दादू, प्रफुल्ल जब बहुत लाड में होता तब अपने दादाजी से ऐसे ही बात करता था। वह बोला, आपका सारा व्यवसाय तो अच्छा चल रहा है, मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपके इस व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकूँगा दादू। राजहट और बालहट के आगे तो सभी धराशायी हैं, तो भगवान दास जी भी कैसे अछूते रहते। उन्होंने प्रफुल्ल को लंदन भेज ही दिया। बहुत देर से उनका फ़ोन बज रहा था, पर वह इतनी गहरी सोच में डूबे थे कि फ़ोन की घंटी सुनाई ही नहीं दे रही थी। अचानक अपने सिर पर हाथ के दबाव को महसूस कर उन्होंने आंखें खोली तो देखा भगवती जी उनके सिरहाने बैठी थी। उन्होंने पत्नी का हाथ पकड़ा और बोले, भागो, अब सही समय आ गया है, मैं भी अब अपने दायित्वों से मुक्त होना चाहता हूँ। पत्नी बोली, यह कैसी बात कर रहे हैं जी, आप अभी तो हमें पड़पोते भी देखना है। उनकी आंखों में आंसू थे। अरे पगली, मरने नहीं वाला मैं, बस इन सब को उनके उत्तरदायित्व बताना चाहता हूँ। वह हंसते हुए बोले, इन सब को बताना है कि बिना मेहनत के कोई सफलता नहीं मिलती। आप क्या करने वाले हैं? भगवती देवी ने पूछा। समय आने दो, सब पता चल जाएगा, वह बोले और उनका फोन बजने लगा। गर्ग मेंशन बाहर से देखा जाए तो वास्तुकला की दृष्टि से साधारण सा दिखेगा, पर जैसे ही अंदर जाएंगे अद्भुत और अलौकिक प्रभाव दिखेगा। मुख्य द्वार से भवन तक चौड़ा पैदल रास्ता, जिसके दोनों ओर ताड़ के बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। एक ओर तरड़ ताल और दूसरी ओर बड़ा सा उद्यान, चारों ओर महंगे फूलों की बागड़, सुगंधित वातावरण। ऐसा महसूस होता है जैसे मंदिर के शांत स्थान में प्रवेश किया हो। बीचों बीच एक फव्वारा जिसमें संगीत बजता रहता है। इसी जगह सभी ने मिलकर भगवान दास जी के जन्म दिवस का कार्यक्रम रखा है। वैसे तो सभी चाहते थे कि यह आयोजन नए रिसोर्ट में हो, पर चूंकि निशा पहली बार घर आ रही थी तो उसके गृह प्रवेश के लिए ही भगवती देवी और भगवान दास जी चाहते थे कि घर पर ही आयोजन हो। अंदर बड़े किंतु आधुनिक शयन कक्ष में भगवान दास जी किसी से फोन पर बात कर रहे थे। भगवती जी वहीं बैठी उनकी बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ जो भी था उसको तो नहीं सुन पा रही थी, पर भगवान दास जी की बातों से इतना अंदाज़ा तो लग गया था कि बात वसीयत से संबंधित है। और जब उन्होंने सुना कि भगवान दास जी ने क्या निर्णय लिया है, तब से वह आने वाले तूफान की आशंका से डर गई थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और जन्म दिवस आने में 4 ही दिन शेष रह गए थे। सभी जोर शोर और जोश से लगे हुए थे। भगवान दास जी की बड़ी बेटी का विवाह भोपाल से 20 किलोमीटर दूर मंडीदीप में हुआ था। वहीं उनके दामाद सुधीर बंसल की तांबे के वायर बनाने की फैक्ट्री है। उनके एक बेटा है जो अपने पिता के साथ ही व्यवसाय में हाथ बटाता है। उसके भी 2 बच्चे हैं। एक बेटी है जिसका विवाह भोपाल के प्रशासनिक परिवार में हुआ है। भगवान दास जी आज भी बेटी को मायके से विदा करवा कर लाने की परंपरा को निभाते आ रहे हैं। इसी कारण अंकित और रोहन बुआ फूफा जी को लाने मंडीदीप जाते हैं। इधर गांव से भगवती जी की ननद कमली देवी को भी संभव जी ले आए हैं। ननद भाभी में बहुत ही गहरा रिश्ता है। कमली देवी ने ही भगवती को सास और ससुर दोनों का प्यार दिया था।
भगवती जी भी हर काम में अपनी ननद को ही आगे करती थी, जिसका प्रभाव यह होता था कि केतकी और कामिनी बहुत बार रूठ जाती थी कि सब काम आप बुआ सास से ही करवाते हो, हमको भी तो कुछ अधिकार मिलना चाहिए। और भगवती जी हंस कर कहती, अरे छोरियों, बुआ सा का अधिकार ज़्यादा होता है। जब तुम दोनों के भाइयों के बच्चों का काम पड़ेगा ना, तब तुम दोनों ही करना, और फिर नेक तो तुमको भी बराबर ही मिलता है ना। अरे अम्मा, नेक तो पापा वैसे भी देते रहते हैं हमें, नेक की कोई कमी नहीं है, दोनों बहनें भी हंसकर कह देती थीं। अभी कमली जी थोड़ा बीमार रहने लगी थी तो आते ही सीधे भाई के शयन कक्ष में ही पहुंच गईं। वहीं कमरे से लगे अत्याधुनिक सुविधाओं वाले बाथरूम में हाथ पैर धोकर बिस्तर पर ही बैठ गईं। उनके कमरे में आते ही भगवान दास जी भी जल्दी ही उनके पैर छूकर वहीं बैठ गए। और जीजी, आप अकेली क्यों आई? जीजा जी और बच्चे क्यों नहीं आए? आप इतनी थकी हुई क्यों लग रही हैं? अपने भाई के एक के बाद एक प्रश्न से कमली जी परेशान हो गई। क्या भगवान, थोड़ा सब्र कर, सब बताती हूँ। तेरे जीजा जी और बच्चे कल आएंगे, और मैं अब वैसी कहाँ रही रे, तेरे से 2 साल बड़ी हूँ, पर अब थक तो जाऊंगी ना, कहकर वहीं लेट गईं। और भगवती जी उनके पैर दबाने लगे। तब तक राधिका ने चाय नाश्ता लेकर एक नौकरानी को भेजा। फिर मनिका के साथ आकर दोनों ने अपनी बुआ सास को चरण धोक दी। खड़ी खंबा बुआ सा। बुआ जी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और चाय का कप उठा लिया। चाय पीते ही बोली, राधिका बहू, चाय तो चोखी बनी है। अंकित और रोहन अपनी महिंद्रा XUV 300 में अपनी बुआ व फूफा जी को लेकर देवास पहुंचते हैं। घर के बड़े कंवर साहब के आने से सभी चौकन्ने होकर उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। भगवान दास जी भी अपने कंवर साहब से मिलते हैं। वह भी पैर छूकर अपने ससुर जी का अभिवादन करते हैं। कोई परेशानी तो नहीं हुई है सफ़र में? भगवान दास जी ने पूछा। नहीं पापा जी, दोनों शेर मस्त गाड़ी चला कर ले आए, बस अब तो आपके लाडले पोते से मिलने की बेचैनी है, सुधीर जी बोले। हाँ, संभव बता रहा था कि वहाँ से शाम 4 बजे की फ़्लाइट है जो दिल्ली तक 5 बजे सुबह आ जाएगी। दिल्ली से उनका क्या कार्यक्रम है अभी नहीं पता। निशा को दिल्ली में कुछ खास काम है ऐसा पता चला है। कल शाम तक आएंगे दोनों, भगवान दास जी ने बताया। चलिए चलिए बड़े दादू, डीजे लग गया है, हम सभी तो बहुत नाच रहे हैं। 8 वर्ष की इति और मिति दौड़ती हुई आई और अपने परदादा जी को, भगवान जी को बुलाती हैं। सभी को एक साथ देखकर शर्मा कर बड़ी दादी की गोद में बैठ जाती हैं। धीरे धीरे घर के सभी सदस्यों का आना शुरू हो गया है और जन्मोत्सव का माहौल गरमाने लगा है। भगवान दास जी के घर में पड़पोतियों की बहार है। जहाँ लोग लड़कियों के जन्म पर या होने से पहले दुख मनाते हैं, वहीं भगवान दास जी ने तो हर पड़पोती के जन्म पर करोड़ों खर्च कर दिए थे। पर भगवती देवी हर पुरानी विचारधारा की मान्यता कारण एक पड़पोते की आस लगाए बैठी हैं। उनका मानना है कि पड़पोते से ही स्वर्ग नसैनी प्राप्त होती है, परंतु भगवान दास जी का मानना है कि दोनों बराबर हैं। दोनों को गोदी में उठाते हुए भगवान दास जी बोले, चलो हमारी लाडो को नाचते हुए हम भी देखेंगे, चलो सभी लॉन में आ जाओ, बोलकर सुधीर जी को अपने साथ लेकर चले गए। उद्यान में बच्चे मस्ती कर रहे हैं और सभी बड़े आपस में बातचीत करते हुए भोजन का आनंद उठा रहे हैं। भगवान दास जी एक कोने में खड़े कहीं बात कर रहे थे जिसे कोई सुन नहीं पा रहा था। हर सिक्के के 2 पहलू होते ही हैं। भगवान दास जी यूं तो सारे समाज और परिवार को न सिर्फ पालनहार थे वरन दृढ़ता से हर जिम्मेदारी उठाते थे, पर एक पहलू ऐसा था जिसे केवल एक ही व्यक्ति जानता था और वह था प्रफुल्ल। भगवान दास जी ने फ़ोन पर पूछा, जो सामान मंगवाया था वह लेकर आ रहा है ना? दूसरी ओर से जो बोला गया उससे ऐसा लग रहा था कि सारा काम सुचारू रूप से हो गया है। भगवान दास जी अपने जन्मदिन पर ऐसा क्या करना चाहते थे जिसकी जानकारी सिर्फ प्रफुल्ल को थी, या फिर प्रफुल्ल को भी नहीं थी? सिक्के का दूसरा पहलू क्या था जिसे सिर्फ प्रफुल्ल ही जानता था? उन्होंने अपने 75वें जन्म दिवस पर ऐसा क्या किया कि बच्चों के मुंह खुले रह गए? साजिश और रोमांस के खुलासे के लिए देखिए कहानी का दूसरा भाग। अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट में यस और नो ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।